मार्केटिंग मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सबके इतने ज़्यादा मैसेजेस थे कि दीदी इसकी वीडियो जल्दी लेके आओ, हमारा एग्जाम आ रहा है। तो गाइस वीडियो ना बहुत अच्छी रहने वाली है। आप लोग मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑल यूनिट्स के कि क्या क्या आपको करना है, क्या टॉपिक्स है जो पहले ही हमारे चैनल पर अपलोडेड है, किसकी मैं आपको यहाँ पे क्लिप्स दिखाने वाली हूँ। क्योंकि ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो आपका सब्जेक्ट है ना, ये कहीं ना कहीं बीकॉम के सब्जेक्ट के साथ सिमिलर है। बीकॉम के थर्ड सेम में एक सब्जेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट, पहले वो फोर्थ सेम में था। तो उसके साथ ये काफ़ी मिलता जुलता कंसेप्ट है, ठीक है। तो उसमें से भी मैं आपको कुछ वीडियोस की क्लिप दिखाने वाली हूँ, कुछ आपके लास्ट ईयर वीडियोस की क्लिप्स रहेंगी। तो आप लोग वीडियोस को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सारा ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 90% सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले यूनिट 1 की। यूनिट 1 का सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन करें मार्केटिंग, इसके एवोल्यूशंस क्या है, मार्केटिंग की अप्रोचेस क्या है और वेरियस न्यू मेथड्स जो कि मार्केटर्स ने अडॉप्ट किए हैं कोविड-19 के बाद। तो ये जो क्वेश्चन है 2024 और 2022 में रिपीट पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन मेरी एक प्रीवियस वीडियो होगी, आपको यूनिट 1 की वीडियो मिल जाएगी, जो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि आपको वो वीडियो कैसे प्ले करनी है। उस वीडियो के अंदर आपको यूनिट 1 की पहला ही ये क्वेश्चन मिलेगा, जो कि मैंने कवर करवा रखा है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, क्या ये मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट डायनामिक है या स्टैटिक है। अपने आंसर को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, 4 पीस बताने हैं मार्केटिंग के। और मार्केटिंग मिक्स के जो बियॉन्ड 4 पीस के आगे वाले जो टोटल मार्केटिंग मिक्स के ना 7 पीस होते हैं। तो 4 पीस तो नॉर्मल होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, बेस, प्रमोशन। बाकी उसके बियॉन्ड क्या है वो भी देखेंगे। पहले हम बेसिक क्वेश्चन देखते हैं कि मार्केटिंग मिक्स क्या है और उसके 4 पी क्या है, ठीक है। उसकी एक वीडियो क्लिप है, मैं आपको दिखाती हूँ। आफ्टर दैट मैं आपको ये चीज़ें दिखाऊंगी कि डायनामिक और स्टैटिक्स है या नहीं है, और इसके बियॉन्ड कौन कौन से 4 पी हैं। फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहले एक वीडियो क्लिप पे नजर मारिए, करते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, वो समझते हैं। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द मार्केटिंग मिक्स, हमें सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग सिर्फ ये नहीं होती कि आप उसको सेल कर रहे हो प्रोडक्ट को या एडवर्टाइज कर रहे हो, एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस होती है, जिसमें हमें स्टार्टिंग से आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या कस्टमर की ज़रूरतें हैं, क्या उसको चाहिए, कैसे कस्टमर सेटिस्फाई होगा, क्या चीज़ हमें कस्टमर को प्रोवाइड करनी है। दैट इज़ अ मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हमें फाइंड आउट करना होगा कि कस्टमर की क्या ज़रूरतें हैं, क्या कस्टमर चाहता है, गुड्स प्रोड्यूसिंग, कितने गुड्स जो हमें प्रोड्यूस करने हैं जो कस्टमर की ज़रूरतों को सेटिस्फाई करें। उसके लिए कैसे हम सही प्राइस चुने कि प्रोडक्ट का इतना प्राइस रखें कि कस्टमर हंसी खुशी उसको पे करे। प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे अवेलेबल करना है कि कस्टमर उसको ले पाए। इंफॉर्मेशन कस्टमर तक कैसे पहुंचाएं कि कस्टमर मतलब कस्टमर को अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं होगा तो कस्टमर उसको कैसे खरीदेगा। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कस्टमर के साथ कैसे बिल्ड करना है। सो ये सब कुछ मार्केटिंग में आ जाता है कि मार्केटिंग क्या होती है। सो मार्केटिंग एक ब्रिज का काम करती है किसी भी बिजनेस और कस्टमर के बीच में। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि मार्केटिंग जो है वो एक बिजनेस ओनर की बात कस्टमर तक पहुंचाती है। कस्टमर के कानों तक वो बात पहुंचती है तो कस्टमर आपके साथ अगर रिलेट कर पाता है तो वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करेगा, ठीक है। ये तो हो गया मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। मार्केटिंग मिक्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मार्केटिंग टूल। मतलब मार्केटिंग करने के ना बहुत सारे टूल्स होते हैं, तो उन सभी को कंबाइन करके बनता है मार्केटिंग मिक्स, या बहुत सारी स्ट्रेटजीज को मिला के बनता है मार्केटिंग मिक्स, जो कि हम बिजनेस में यूज करते हैं। यूजुअली जो भी हमारे बिजनेस के गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हम मार्केटिंग की कुछ स्ट्रेटजीज या मार्केटिंग के टूल्स का यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द सेट ऑफ कंट्रोलेबल मार्केटिंग टूल। ये कंट्रोलेबल, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, वो टूल्स होते हैं जिसको एक कंपनी यूज करती है ताकि वो डिजायर्ड रिस्पॉन्स जो चाहती है उसको क्रिएट कर पाए, अपने प्रोडक्ट को अपनी टारगेट ऑडियंस या टारगेट मार्केट तक पहुंचा पाए, ठीक है। ये टूल्स कंपनी की हेल्प करते हैं कि कंपनी को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि ये टूल हमें बताएगा कि कस्टमर की क्या ज़रूरतें हैं, कितना आपको उसके ऊपर प्राइस चार्ज करना चाहिए, क्योंकि मार्केट के प्राइस को अनालाइज करेगा कि रिलेटेड प्रोडक्ट्स के क्या प्राइस है, आपको आपका प्रोडक्ट कहाँ सेल करना चाहिए, ये भी आपको बताएगा टूल्स। हाउ टू प्रमोट द प्रोडक्ट, और आपको आपके प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है। तो मार्केटिंग मिक्स कंसेप्ट सबसे फर्स्ट इंट्रोड्यूस किसने किया था, नील बोर्डर ने, और लेटर इसको ई जॉर्मन एमसी कैथी ने चलाया था आगे। सो बेसिक है इसकी ना मार्केटिंग टूल की मेन 4 कैटेगरीज होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम है 4 पी ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। आई थिंक आपको मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग क्लियर है। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, ये थोड़ा ना मैंने लेंथ बेस रखा है। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे ना, उसमें हमने जस्ट जंप ही करी है, मतलब एक पेज का भी आंसर नहीं होगा। मैंने खुद उस वीडियो को अभी अनाउंस किया तो मुझे उसके आंसर इतने भी लेंथी नहीं लगे, बट ठीक थे,
से आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा था, उसमें से वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा था तो बच्चों को समझ आई। ठीक है, अब आपको मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्लियर है। अब हम जंप करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब इसको मार्केटिंग मिक्स क्यों बोलते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड अ मिक्स, क्योंकि इसमें सभी एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, मतलब इसको यूज़ किया जाता है, कंबाइन प्रॉपरली यूज़ करते हैं हम सभी एलिमेंट्स को। सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक चेंज होता है तो उसका असर दूसरे एलिमेंट पे पड़ता है। लाइक अ रेसिपी, अगर नमक नमक कम डाल दोगे रेसिपी में तो पूरा टेस्ट बिगड़ जाएगा, एक की वजह से दूसरा इफेक्ट होता है। तो सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे कि एक प्रोडक्ट है वो बहुत कॉस्टली है, प्रमोशन स्टाइल आपका प्रीमियम है, और एंड प्लेस विल बी लिमिटेड टू सिलेक्टेड स्टोर, और जो जहाँ पे आप प्रमोट कर रहे हो लिमिटेड सिलेक्टेड स्टोर है। जैसे कि शेफ है, वो इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करता है, मार्केटर वैसे ही 4 पीस को मिक्स करेगा। जैसे शेफ सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक अच्छी सी रेसिपी तैयार कर देता है ना, वैसे ही मार्केटर का काम क्या है, 4 पीस को इस तरह से मिक्स करना कि एक बिजनेस को उसके गोल्स अचीव करने में मदद हो सके। अब जंप करेंगे, इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है मार्केटिंग मिक्स की, कि ये कस्टमर की ज़रूरतों को समझता है, बिजनेस के गोल्स को अचीव करने में हमारी मदद करता है, हमें कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिके रहने में मदद करता है, ब्रांड की एक अलग ही डिफरेंट सी इमेज को बिल्ड करता है। कहीं ना कहीं जब हम मार्केटिंग मिक्स का यूज़ करते हैं, 4P का यूज़ करते हैं, तो रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाता है, और हम मार्केट में किसी भी तरह का कोई भी चेंज आता है तो उसको ईजिली अडेप्ट कर पाते हैं। ये आपको हेडिंग्स लर्न करनी है, अंदर आप कुछ भी गप्पे लिख सकते हो क्योंकि ये गप्पों वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, अब मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स क्या है। मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स वही हैं जो हमें बहुत फेमस चीज़ पड़ी थी कि 4 पीस ऑफ मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, तो हर एलिमेंट को इन डिटेल यहाँ पे अब समझेंगे। 4 पीस में पहले आते हैं, 4 पीस हमने पहले भी पढ़ा है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, ये हम लोग बीकॉम से बीकॉम कह रही हूँ +2 से पढ़ते आ रहे हैं बिजनेस स्टडी से। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन ये हमें करना है। तो प्रोडक्ट क्या है, फर्स्ट पी ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, दैट इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट रेफर्स टू कुछ भी हो सकता है जो आप कस्टमर को ऑफर कर रहे हो, किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो सकता है जो कस्टमर की ज़रूरतों को सेटिस्फाई करता है। वो फिजिकल गुड्स हो सकते हैं, सर्विसेज हो सकते हैं, कोई डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है, या कोई आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। जो मतलब एक प्रोडक्ट ही कह सकते हो मार्केटिंग मिक्स का दिल है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है तो आप मार्केट में किसकी मार्केटिंग करोगे। मार्केटिंग में मैं अपने आप को तो बेचने चले नहीं ना जाओगे, मार्केट में जाने के लिए प्रोडक्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट एक तरह से बोल सकते हो दिल का काम करे, कि आपके पास अगर प्रोडक्ट ही नहीं है तो बाकी कुछ मैटर ही नहीं करता। अब प्रोडक्ट के टाइप्स क्या है, कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि बोट बाय फाइनल कस्टमर, जिसको कस्टमर फाइनली कंज्यूम करता है, लेता है। कन्वीनियंस गुड्स हो गए, शॉपिंग गुड्स हो गए, स्पेशलिटी गुड्स हो गए, जो सीधा कस्टमर तक जाते हैं। ठीक है, फाइनल कस्टमर के पास। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जिसको बिजनेसेस खरीदते हैं, लाइक रॉ मटेरियल वगैरह हो गया, मशीनरी हो गया, ये भी बिकता है सामान। इसको पर कौन खरीदता है, बिजनेस, इंडस्ट्रीज खरीदती है। और ये जो गुड्स होते हैं, सोप, शूज, क्लोथ्स, लग्जरी, ब्रांडेड वॉचेस, इसको कस्टमर खरीदता है फाइनल। ठीक है, तो प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। प्रोडक्ट के डिसीजन, आप जैसे अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, अब उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको डेफिनेटली कोई ना कोई डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको कौन कौन से डिसीजन लेने पड़ते हैं, कंपनीज को डिसाइड करना पड़ता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, हम अपने प्रोडक्ट में ऐसे क्या क्या फीचर्स ऐड करेंगे, जैसे एक्स्ट्रा कुछ भी जो कि वैल्यू ऐड करें हमारे प्रोडक्ट में, हमारे प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा होगा जिससे कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट हो, क्या हम ब्रांडिंग करेंगे, कैसी हमारी पैकेजिंग होगी, क्या हमारी लेबलिंग होगी, क्या हम प्रोडक्ट मिक्स करेंगे, यानी कि रेफर टू द टोटल रेंज ऑफ प्रोडक्ट की कैसे रेंज हम ऑफर करेंगे अपने कस्टमर को, बाय कंपनी क्या रेंज ऑफर की जाएगी। तो ये सारा फर्स्ट पी ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में है कि प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है। इसके ऊपर आपको एक अलग से क्वेश्चन भी है कि प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या होगा। ठीक है, प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। 4 पीस में आता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अभी तक हम सिर्फ प्रोडक्ट पे हैं, तो प्रोडक्ट के ऊपर इतना लेंथी आपको दे दिया मैंने मटेरियल कि आप कितना लिखेंगे तो आपके हाथ ही दुख जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कैसे होता है, जैसे कि प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है, पहले उस प्रोडक्ट की हम इंट्रोडक्शन करते हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं, फिर वो प्रोडक्ट धीरे धीरे ग्रो करता है, फिर वो अपनी मेच्योरिटी स्टेज में आता है और धीरे धीरे उसकी डिमांड कम होने लग जाती है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हर स्टेज के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, कि अगर वो न्यू है तो स्ट्रेटेजी अलग होगी, ग्रोथ में है तो अलग होगी, मेच्योर हो गया तो अलग स्ट्रेटेजी यूज होगी, सबकी अलग है। अब ये प्रोडक्ट का जो हमने अभी जाप किया है कि प्रोडक्ट क्या होता है, सब कुछ आई थिंक आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंड पी ऑफ मार्केटिंग, विच इज अ प्राइस। सेकेंड पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज प्राइस। प्राइस क्या होता है कि वैल्यू, कि उस प्रोडक्ट को तो लॉन्च कर दिया, अब उस प्रोडक्ट का ऐसा कितना प्राइस रखें जिसको कस्टमर हंस हंस के पे कर दे, ये ना हो कि वो बोले कि यार ये तो महंगा ही बहुत है, हम कहीं और चले जाते।
ये नहीं होना चाहिए, जिसको कस्टमर पे करे और अपने प्रोडक्ट को बाय करे। तो ये एक ही एलिमेंट है जिससे आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, बाकी के अदर एलिमेंट्स तो कॉस्ट ही क्रिएट करेंगे। सो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के प्राइस डिसाइड करना है। डिटरमाइन प्रॉफिट, क्योंकि आपके प्रॉफिट्स को डिटरमाइन करेगा, आपकी डिमांड को अफेक्ट करेगा। अगर प्राइस ज़्यादा हो गया तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम रखोगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। ब्रांड की इमेज को इन्फ्लुएंस करेगा और मार्केट में कितना आपका कॉम्पिटिशन होगा उसको ये डिसाइड करेगा। तो प्राइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो हाई प्राइस एक लग्जरी इमेज क्रिएट करेगा, जैसे आईफोन की है, वही लो प्राइस ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। तो ये टोटली प्राइस आप किस तरह से रखते हो, प्राइसिंग की स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं। सबसे पहले पेनिट्रेशन प्राइसिंग, लो प्राइस, जब आपको किसी मार्केट में एंटर करना है तो आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग रखोगे सबसे कम। सेकंड स्किमिंग प्राइसिंग, यानी कि हाई प्राइस इनिशियल है, पहले हाई प्राइस रख लो देन रिड्यूस कर देते हो अकॉर्डिंग टू कस्टमर। थर्ड कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, अपने कॉम्पिटिटर के सिमिलर प्राइस रखना। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, अगर 100 लिखो कहोगे तो कस्टमर भाग जाएगा, पर वहीं 99 पे कस्टमर दुकान के अंदर आ जाएगा। फिफ्थ वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, की क्या वैल्यू आप कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो, परफेक्शन क्या दे रहे हो, परसेप्शन क्या है कस्टमर का, तो उस बेस पे आप प्राइस डिसाइड कर सकते हो। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके प्राइस जो है इफेक्ट हो सकते हैं, यानी कि आपको प्राइस कम या ज्यादा करना पड़ सकता है। जब आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो प्रोडक्ट के प्राइस को इफेक्ट करता है। उस प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड है, इसके बेस पे भी आप प्रोडक्ट, क्योंकि जब सीजन होता है तो आपको पता है हर चीज का रेट दुगना हो जाता है। कंपटीशन कितना है मार्केट में, ये भी प्राइस को अफेक्ट करते हैं। कस्टमर की इनकम कितनी है, कि कस्टमर अगर कोई गरीब है तो डेफिनेटली उसके लिए थोड़ा प्राइस भी ज्यादा होगा। उस प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कितना है, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो डेली यूज होने वाले होते हैं, जैसे दूध, पनीर, मलाई, जैसे नॉर्मल सी चीजें हैं जो हम डेली कंज्यूम करते हैं, तो इनका लाइफ साइकिल, शेड्यूल लाइफ कितनी होती है, 1 या 2 दिन या 1 हफ्ता ज्यादा से ज्यादा होती है। और कुछ चीजें होती है जैसे हमारे घर में फर्नीचर है या हो सकते हैं मशीनरी है, उनकी लाइफ साइकिल कितनी बड़ी होती है, 5 ईयर 10 ईयर्स है ना। तो डिपेंड करेगा कि उस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कितनी है और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब ये प्रोडक्ट प्राइस प्राइस भी हो गया, अब बात करते हैं प्लेस की। थर्ड पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स, प्लेस रेफर्स टू कि कहाँ, मतलब हाउ द प्रोडक्ट, कैसे प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंचेगा। क्या आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चलाओगे, कोई वेयर हाउस से सेल करोगे, कोई रिटेल स्टोर पे जाओगे, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या कोई ट्रांसपोर्ट के जरिए, कैसे वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचेगा। गोल इज टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल एट द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम। जब कस्टमर को उस प्रोडक्ट की जरूरत है, एट द राइट प्लेस राइट टाइम आपका प्रोडक्ट अवेलेबल कैसे होगा, दैट इज द प्लेस। ठीक है, प्लेस की कौन सी प्लेस, कहाँ से आपको आपका प्रोडक्ट सेल करना है जहाँ उसकी ज्यादा डिमांड होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या हो सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो सीधा कंपनी से कस्टमर के पास, जैसे कि ऑनलाइन स्टोर से, या इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो कंपनी, फिर होलसेल, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर, जैसे ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अब आप डिसीजंस कैसे लोगे, जैसे कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि कहाँ आपको आपके प्रोडक्ट्स सेल करने हैं। ठीक है, पहले आप होलसेलर या रिटेलर को सिलेक्ट करोगे, उसके लॉजिस्टिक को मैनेज करोगे, इन्वेंट्री अपने स्टॉक को कंट्रोल करोगे, ट्रांसपोर्टेशन देखोगे, वेयर हाउस की लोकेशन चेक करोगे। उस बेस पे आप डिसाइड करोगे कि आपका प्रोडक्ट कहाँ जाएगा। अब प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया। अब बात करते हैं प्रमोशन की, फोर्थ पी ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। प्रमोशन मतलब क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स कस्टमर तक कैसे पहुंचा रहे हो, या कस्टमर के कानों में कैसे घुसा रहे हो जिससे उसको पता चले कि आप भी इस मार्केट का एक हिस्सा हो। दैट इज अ प्रमोशन। प्रमोशन मीन कैसे आप अपने कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसे उसको इन्फॉर्म कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में रिमाइंड करवा रहे हो, जिससे आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ेगी और इंक्रीज सेल्स आपकी इंक्रीज होंगी। ठीक है, कैसे आप उसको प्रमोट कर रहे हो। प्रमोशन के काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं। आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो थ्रू द टीवी, प्रिंट, यूट्यूब। आप सेल्स प्रमोशन कर सकते हो, जैसे डिस्काउंट देके, ऑफर देके, कूपन निकाल के, फ्री गिफ्ट देके। आप पर्सनली सेलिंग कर सकते हो, जैसे कि सेल्स स्टाफ कस्टमर से नॉर्मल बात करके, कन्विंस करके उनको सेल करता है। फोर्थ पब्लिक रिलेशन बना सकते हो, एक अच्छी इमेज बिल्ड करो थ्रू द मीडिया, जिससे कस्टमर आप पे ट्रस्ट करके ऑनलाइन भी ऑर्डर करे। डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, इंस्टाग्राम ऐड हो गया, किसी इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग करवा दी, SEO अच्छा कर लिया। तो इन तरीकों से आप अपने प्रमोशन करवा सकते हो प्रोडक्ट का। ठीक है, अब अगर आप प्रमोशन करवाते हो तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले जिन लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, उनको वो चीज़ के बारे में पता चलेगा, एक अवेयरनेस क्रिएट होगी। जब अवेयरनेस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो एजुकेट, मतलब आपके प्रोडक्ट के बारे में अगर आप प्रमोट करते हो तो डेफिनेटली कस्टमर को कहीं ना कहीं वो एजुकेट करेगा कि आप क्या ऐसा यूनिक प्रोवाइड कर रहे हो। एक ब्रांड की कहीं ना कहीं इमेज बिल्ड होगी और आपको कॉम्पिटिटर से आगे निकलने में कहीं ना कहीं ये चीज़ मदद करेगी। और इसी के साथ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आ जाता है कंक्लूजन। दोस्तों आई होप आपको वो क्लिप अच्छे से क्लियर है कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है और उसके 4 पीस क्या होते हैं। अब देखते हैं कि क्या जो मार्केटिंग मिक्स का नेचर है, क्या वो डायनामिक
डायनामिक है या स्टैटिक्स है, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या वो डायनामिक और स्टैटिक्स हैं। तो जो मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट है ना गाइस, वो डायनामिक है, ये स्टैटिक्स नहीं है। डायनामिक का मतलब क्या होता है कि जो टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को बदल ले, दैट इज अ डायनामिक। तो मार्केटिंग तो हम खुद मतलब ऑब्वियस है, जैसे जैसे मार्केट में ट्रेंड चेंज होता रहता है, टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, मार्केट की कंडीशन के हिसाब से हमें खुद को बदलना पड़ता है। सो कंपनी अगर सेम स्ट्रेटेजीज को फॉलो नहीं करेगी, जैसे कि कंपनी कैन नॉट फॉलो द सेम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, हर बार ये नहीं होगा कि ये कंपनी एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करी जाएगी लंबे समय तक। मार्केटिंग चेंज हो रही है, इट मस्ट कीप चेंजिंग इट्स प्रोडक्ट, वो अपने प्रोडक्ट को चेंज करती रहेगी, प्राइस बदलती रहेगी, प्रमोशन प्लेस अकॉर्डिंग टू कि क्या कस्टमर की जरूरतें हैं, क्या मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग उसको खुद को बदलना पड़ेगा। सो यस, वी कैन से दैट कि मार्केटिंग मिक्स एक डायनामिक कंसेप्ट है, स्टैटिक्स नहीं है। वाई मार्केटिंग मिक्स इज डायनामिक? क्यों मार्केटिंग मिक्स एक डायनामिक कंसेप्ट है? मार्केटिंग मिक्स इज डायनामिक क्योंकि इसके फॉलोइंग रीजन है। कस्टमर की डिमांड चेंज होती रहती है, कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस हमेशा बदलते रहते हैं। पहले लोग प्रेफर करते थे सिंपल फोन्स को, पर आजकल लोग प्रेफर करते हैं स्मार्टफोन्स को जिसके अंदर एडवांस फीचर्स होते हैं। सेकंड, चेंज इन टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी फोर्स करती हैं कंपनीज को कि आप अपने प्रोडक्ट को चेंज करें। मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज कंपनीज को कहीं ना कहीं फोर्स कर देती है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट एडवांस होती जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही है। पहले क्या होता था, ऑफलाइन शॉप्स होती थी, पर आज के टाइम पे हर एक दुकानदार ऑनलाइन बैठा है, मोबाइल ऐप्स लॉन्च हो चुके हैं, तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो इससे ऑब्वियस है क्यों मार्केटिंग डायनामिक होना ही पड़ेगा। मार्केट को मार्केट के हिसाब से बदलना ही पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगी, डायनामिक नहीं बनेगी, तो वो पीछे छूट जाएगी। चेंज इन कंपटीशन बहुत आ रहा है, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, कंपनीज को अपने प्राइजेस को चेंज करना पड़ रहा है, प्रमोशंस करने पड़ रहे हैं ना। तो डिस्काउंट ऑफर्ड बाय ई कॉमर्स, क्योंकि ऑनलाइन आप लोग देखते हैं ई कॉमर्स के जरिए भी सेल्स में भी कितने डिस्काउंट्स ऑफर किए जा रहे हैं, तो आपको कंपटीशन में चेंज करना पड़ता है। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्स कानून, रूल्स कहीं ना कहीं हमारे प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को ये भी अफेक्ट करते हैं। अभी जीएसटी में थोड़े दिन पहले ही चेंज आया, आई थिंक 22 के नियर चेंजेस हुए थे। ठीक है, उसके बाद चेंज इन इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे महंगाई बढ़ गई या सस्ता हो गया, इन्फ्लेशन आ गया, रिसेशन आ गया, इनकम लेवल लोगों का इफेक्ट हुआ, तो डेफिनेटली परचेजिंग पावर बढ़ेगी या घटेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं डायनामिक सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि डायनामिक नेचर कैसे है, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री थी कोका कोला। पहले क्या होता था, ग्लास बॉटल्स होती थी, मतलब जो बोल सकते हैं कांच की बोतल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, उसमें लिमिटेड फ्लेवर्स होते थे। टीवी न्यूज़पेपर पे ऐड चलती थी, पर आज के टाइम पे हर एक फ्लेवर की प्लास्टिक की बोतल्स आती हैं। पहले हम लोग वो देखते थे ना, बंटे वाली बोतलें भी आती थी, और जो हम लोग कोका कोला वगैरह पीते हैं वो भी कांच की बोतल्स में, अभी भी कई स्टोर्स में वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, पर अब हर एक चीज़ प्लास्टिक बोतल, कैंस, काइट ड्रिंक्स आ गई हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स आ गए हैं। और पहले एड्स का जरिया क्या था, टीवी और सिर्फ न्यूज़पेपर, पर आजकल सोशल मीडिया एड, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सब कुछ होता है। तो ये हमें शो करता है कि मार्केटिंग मिक्स हर बार चेंज हो रही है, वही नहीं टिकी हुई, हर बार कुछ नया आ रहा है। सो इसी वजह से ये डायनामिक है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं कि मार्केटिंग मिक्स जो है वो बियॉन्ड द 4P क्या है, यानी कि जो हमने पहले 4P देखे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उसके आगे कौन से 4Ps हैं, उसके बियॉन्ड कौन से एक्सटेंड मार्केटिंग मिक्स क्या है। तो जो 4Ps हैं, सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बट दे आर नॉट इनफ, पर वो सर्विस इंडस्ट्री के लिए इनफ नहीं है, लाइक बैंकिंग, एजुकेशन, होटल्स। तो टोटल जो पीस है ना वो हमारे यहाँ 7P। ठीक है, तो 3 मोर पीस हैं जिनको यहाँ पे हम ऐड करेंगे। फर्स्ट वन इज पीपल, यानी कि जो हमारा एम्प्लॉयज़ होते हैं, स्टाफ होते हैं, या जो भी इंसान सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो भी कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो पीपल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो भी मार्केटिंग मिक्स का एक इंपॉर्टेंट टूल है, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बोल सकते हो। उनका बिहेवियर क्या होगा, एटीट्यूड क्या, उनके पास स्किल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं कि हमारा कस्टमर कितना सेटिस्फाई होगा, क्योंकि जिसका बोलने का तरीका अच्छा होगा, कैसे वो इंटरेक्ट कर रहा है, उतना ही कस्टमर को तसल्ली होगी। सो एग्जांपल दी गई है, फ्रेंडली होटल स्टाफ होगा तो डेफिनेटली कोई भी कस्टमर उस होटल में दोबारा से दोबारा जाना चाहेगा। अगर किसी बैंक का एम्प्लॉय हेल्पफुल होगा तो डेफिनेटली ह्यूमन बोलेगा कि भाई मैंने तो इसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना है, मैं यहीं रहूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 6th P कौन सा है, प्रोसेस। पीपल के बाद प्रोसेस रेफर्स टू द स्टेप्स या प्रोसीजर जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी तरह की सर्विस को कस्टमर तक डिलीवर करने के लिए। स्मूथ प्रोसेस से क्या होता है, हमारा टाइम सेव होता है और कस्टमर का एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होता है। जैसे हम ऑनलाइन ऑर्डर फूड ऑर्डर करते हैं, उसका प्रोसेस होता है, या एटीएम की कोई ट्रांजैक्शन का प्रोसेस होता है, तो जितना स्मूथ प्रोसेस होगा उतना हमारा टाइम और सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगी। फिजिकल एविडेंस, 7th P,
फिजिकल एविडेंस क्या है? फिजिकल एविडेंस रेफर्स टू द विजुअल एंड टेंजिबल एस्पेक्ट जो कि हेल्प करते हैं कस्टमर की कि वो सर्विस की क्वालिटी को जज कर पाएं। फिजिकल एविडेंस के थ्रू जो भी विजिबल होगा आपको, आप उसके थ्रू कस्टमर जो है जज कर सकता है कि सर्विस की क्वालिटी क्या है। एग्जांपल दीजिए फिजिकल एविडेंस की, जैसे कि क्लीन इन्वायरमेंट है, बिल्डिंग डिज़ाइन है, फर्नीचर एंड डेकोर कैसा है, बिल्स और रिसिप्ट क्या है, वेबसाइट का लेआउट कैसा है। फॉर एग्जांपल जैसे हॉस्पिटल में जाते हो, अगर एक क्लीन हॉस्पिटल है आप उसको जज कर सकते हो फिजिकल एविडेंस के थ्रू जो मौजूद है फिजिकली, ठीक है। वेल डिजाइन अगर वेबसाइट है या कोई प्रोफेशनल यूनिफॉर्म्स उन्होंने वहाँ पे पहनी हुई है, तो आपको देख के पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ अच्छी है। वही है ना, जो दिखेगा वो बिकेगा, वही हाल है, ठीक है। तो आप देख के या सर्विस लेके उनकी फिजिकली एविडेंस उनको दे सकते हो कि कैसे आपकी सर्विसेज है, जिसको बोलते हैं हम फीडबैक, ठीक है। और इसी के साथ ये मार्केटिंग मिक्स वाला क्वेश्चन कंक्लूड हो जाता है। फर्स्ट हमने यहाँ पे देखा कि क्या वो डायनामिक है या वो स्टैटिक्स है मार्केटिंग मिक्स। आफ्टर दैट हमने बियॉन्ड द 4P जो 3P एक्स्ट्रा है उनके बारे में डिस्कशन की, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स वाला क्वेश्चन इतना ही है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। कैसे मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्पफुल है मार्केटिंग मैनेजर्स के लिए? मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज सिस्टम। एक प्लान्ड और ऑर्गेनाइज सिस्टम है जिसका यूज किया जाता है, यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस टू कलेक्ट, रिकॉर्ड और अनालाइज और प्रोवाइड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजर। मतलब मार्केटिंग इंफॉर्मेशन एक ऐसा सिस्टम है जो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, रिकॉर्ड करता है, उसको एक अनालाइज करता है और उसके अकॉर्डिंग जो भी मैनेजर के लिए हेल्पफुल इंफॉर्मेशन होगी वो मैनेजर को वो इंफॉर्मेशन पूरी एनालिसिस करके प्रोवाइड करेगा और मैनेजर उस इंफॉर्मेशन के बेस पे किसी भी तरह का कोई डिसीजन लेगा। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब है कि जो हमें करेक्ट टाइम पे यूजफुल मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे मैनेजर को, ताकि मैनेजर अच्छे से डिसीजन ले पाए, उसी इंफॉर्मेशन को बोलते हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। मार्केटिंग मैनेजर को इन्फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? मार्केटर मैनेजर नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट, मार्केटर मैनेजर को किस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है? लाइक कस्टमर क्या है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कॉम्पिटिटर्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में, सेल्स की क्या परफॉर्मेंस है, प्राइस और डिमांड क्या है। तो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन्हीं सभी इंफॉर्मेशन को सप्लाई करता है एक सिस्टमेटिक मैनर में। तो डेफिनेशन दी गई है कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक कंटिन्यूअस और इंटरेक्टिंग स्ट्रक्चर है, जो मतलब स्ट्रक्चर ऑफ पीपल, इक्विपमेंट या प्रोसीजर जो कि हमारी सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, सोर्ट करता है, एनालाइज करता है और इंफॉर्मेशन को फिर अकॉर्डिंग टू द मार्केटिंग जो भी होगा उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है, ताकि हम लोग उसके बेस पे कोई भी डिसीजन ले पाए। कंपोनेंट्स क्या है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन की? जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं वो कहाँ कहाँ से आती है, कौन कौन से कंपोनेंट्स है? फर्स्ट वन है इंटरनल रिपोर्ट्स, जैसे कि सेल्स की रिपोर्ट क्या है, बिल्स क्या है, स्टॉक का क्या रिकॉर्ड है। इंटरनल रिकॉर्ड से हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। सेकंड हम लोग मार्केटिंग इंटेलिजेंस देखते हैं, लाइक कितना कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या मार्केट का इन्वायरमेंट है, उसको चेकआउट करते हैं। थर्ड हम मार्केटिंग की रिसर्च करते हैं, लाइक सर्वे, कस्टमर का फीडबैक लेते हैं, मार्केट को स्टडी करते हैं। फोर्थ हम देखते हैं मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, लाइक टूल्स या सॉफ्टवेयर फॉर एनालिसिस, जिसको आप ब्रीफली मेंशन कर सकते हो आगे। तो टूल्स और सॉफ्टवेयर्स क्या है एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो कंपोनेंट्स हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। हाउ इज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्पफुल टू मार्केटिंग मैनेजर? कैसे जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो हेल्पफुल है मार्केटिंग मैनेजर्स के लिए? मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग मार्केटिंग मैनेजर्स दैट टेक करेक्ट एंड टाइमली डिसीजन। जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी मैनेजर्स के, हेल्पिंग मार्केटिंग मैनेजर्स की, ताकि वो करेक्टली डिसीजन ले पाएँ। तो कैसे मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्पफुल है? हाउ मार्केटिंग मैनेजर्स के लिए कैसे ये हेल्पफुल है? ये हमें बेटर डिसीजन लेने में मदद करता है, टाइमली सारी एक्यूरेट डाटा को हमें अपडेट करता है, जो कि मैनेजर के लिए डिसीजन लेने के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं। प्रोडक्ट का डिज़ाइन, प्राइस, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग। सो सेल्स डाटा कहीं ना कहीं हेल्प करता है मैनेजर की कि डिसाइड करने के लिए कि क्या उसको उसके प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर देना चाहिए या कम कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मार्केट। तो हमें डिसीजन लेने में बहुत मदद करता है। सेकेंड, हमें कस्टमर की ज़रूरतों को समझने में मदद करता है, कस्टमर की नीड्स को समझने में हमारी मदद करता है। क्या कस्टमर की प्रेफरेंसेस है, क्या कस्टमर की बाइंग हैबिट्स हैं, क्या फीडबैक है, इन सब में ये हमारी मदद करता है। थर्ड, ये हमारी हेल्प करता है इन मार्केटिंग प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन में। मार्केटिंग के बारे में हम प्लान कर पाएँ, स्ट्रेटेजीज बना पाएँ, या उसमें भी हमारी मदद करता है। मार्केट सेगमेंट, मार्केट को ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करता है कि मेरे टारगेट कस्टमर्स कौन होंगे, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजीज को ये प्लान करता है। एग्जाम्पल्स जैसे कि सेल्स डाटा हेल्प करता है डिसाइड करने में कि किस रीजन को ज़रूरत है मोर प्रमोशंस की, ठीक है। फोर्थ, ये हेल्प
करता है हमें कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करने में। मार्केटिंग इंटेलिजेंस हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द कॉम्पिटिटर्स, कि कॉम्पिटिटर क्या नया प्राइस लॉन्च कर रहे हैं, क्या नए प्रोडक्ट्स हैं, क्या उनकी प्रमोशनल स्ट्रेटजीज हैं। अगर एक कॉम्पिटिटर अपने प्रोडक्ट के प्राइस को रिड्यूस कर देगा तो कंपनी को भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को रिवाइज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द प्राइस स्ट्रेटजी, क्योंकि मार्केट में टिकना है तो मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। फिफ्थ, ये हमारी हेल्प करता है सेल्स को फोरकास्ट करने में। MIS मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें पास्ट और प्रेजेंट सेल के डाटा को प्रोवाइड करता है, जो कि मैनेजर्स की मदद करते हैं कि वो फ्यूचर की सेल्स को अंदाज़ा लगा सकते हैं या फोरकास्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन को प्लान कर सकते हैं बेस्ड ऑन द फोरकास्टिंग कि क्या हो सकता है आगे में। सीजनल सेल्स जैसे कि हेल्प करेगा कि फ्यूचर में क्या डिमांड हो सकती है। सिक्स्थ, हेल्प इन रिड्यूसिंग रिस्क, ये हेल्प करता है इन रिड्यूसिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। जैसे कि मार्केटिंग डिसीजन में इन्वॉल्व होता है ऑब्वियसली रिस्क, तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कहीं ना कहीं रिस्क को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि हमें रिलायबल डाटा प्रोवाइड करता है, मार्केट का ट्रेंड बताता है, कस्टमर का बिहेवियर बताता है, तो कहीं ना कहीं रिस्क के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं, अनसर्टेनिटी के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि हमने पहले ही फ्यूचर प्रिडिक्ट किया है बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्चुअल डाटा। कोई भी अजम्पशन नहीं है, हम एक्चुअल डाटा को अनालाइज करके डिसीजंस ले रहे हैं। सेवंथ, ये हेल्प करता है इन कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस एवेल्युएशन को। MIS हेल्प करता है मैनेजर्स की कि वो एक्चुअल सेल्स को विद द प्लान सेल्स कंपेयर कर पाएँ। प्रॉब्लम एरियाज को कहीं ना कहीं हमें आइडेंटिफाई करके देता है और हमें बताता है कि हमें क्या करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए। अगर हमारी सेल्स एक एरिया में कम है तो एक्स्ट्रा प्रमोशन के थ्रू हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल और परफॉर्मेंस को इवेल्युएट टाइम टू टाइम ये करता रहता है। 8 क्या है, हेल्प इन क्विक एंड टाइमली डिसीजन। MIS इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है क्विक इंफॉर्मेशन, जो कि हेल्प करती है मैनेजर्स की रिस्पॉन्ड फास्ट टू द मार्केट चेंज। जैसे हम मार्केट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको एग्जैक्ट फास्टली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे सडन चेंज इन डिमांड कैन बी हैंडल क्विकली, तो हम उसको क्विकली हैंडल कर सकते हैं। कंक्लूजन, मार्केटिंग, उसी के बाद ये देखिए कुछ हमने पॉइंट्स किए हैं, टोटल 8 पॉइंट्स हैं कि कैसे MIS हेल्प करता है मैनेजर की, हाउ। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन की आ जाती है कंक्लूजन। तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, उसके क्या मतलब वो कैसे मैनेजर्स के लिए हेल्पफुल है, आई होप आपको क्लियर है। और यूनिट 1 के जो क्वेश्चन हैं उसमें एक क्वेश्चन है मार्केटिंग वर्सेज सेलिंग। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया हुआ है, क्योंकि 2023 के पेपर में आया है। अब मैं एक बार आपको वीडियोस दिखाती हूँ कि आप लोग वीडियोस कैसे देख सकते हैं। हमारे चैनल पे सिंपली आप लोग विजिट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हमारी इंस्टा आईडी का लिंक गिवन है, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है आप लोग हमें वहाँ जाके मैसेज करें। सेकेंडली, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करते ही आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे MCOM फर्स्ट सेम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं। हमने इस प्लेलिस्ट पे क्लिक किया, थोड़ा नीचे ना मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ। ठीक है, स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ तो यहाँ देखेंगे आपके हर सब्जेक्ट की वीडियो आ रही है। ठीक है, हर सब्जेक्ट की। तो हमने कौन सी वीडियो देखनी है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो ये देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट की यूनिट 1 की वीडियो है 28 मिनट की, यूनिट 2 की वीडियो है 15 मिनट की, यूनिट 3 की वीडियो है फिर 41 मिनट की, और यूनिट 4 की वीडियो है 21 मिनट की। तो यूनिट 3 और यूनिट 4 ये दोनों वीडियोस तो आपको घोल के पी लेनी है, क्योंकि ये न्यू वीडियो में इसके रिलेटेड कोई कंसेप्ट नहीं है। सेम क्वेश्चन इन्हीं दोनों वीडियोस में से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अभी हमने यूनिट 1 कवर किया। जिस जिस क्वेश्चन में मैंने बोला कि प्रीवियस वीडियो से करने हैं वो आपको ये वीडियो से क्वेश्चन कवर अप करने हैं। ठीक है, अब देखते हैं चलिए यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। यूनिट 2 का क्वेश्चन सबसे पहला है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को, क्या डिटर्मिनेंट्स है। तो एक ना वीडियो की मैं क्लिप दिखाती हूँ जिसके अंदर आपको कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या है, कौन से फैक्टर कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, इतना क्वेश्चन आपको उस वीडियो से क्लियर होगा। क्लिप को अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद मैं आपको डिटर्मिनेंट समझाती हूँ। इन वट वेज डज कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, कंज्यूमर का जो बाइंग बिहेवियर है किस तरीके से वो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज को शेप करता है। जैसे कि कस्टमर का बाइंग बिहेवियर कैसे हमारी स्ट्रेटेजीज, मार्केटिंग हम कर रहे हैं, हमारी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज को कैसे शेप करेगा। हम मार्केटिंग उसी तरीके से डिसाइड करेंगे ना जिस तरीके से कस्टमर खरीदना चाहता है ना, उसका बिहेवियर क्या है, उसी तरीके से हम प्लानिंग करेंगे। और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कस्टमर की परचेजिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं और कैसे मार्केटिंग को वो इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन से कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर होता क्या है। इमेजिन करो कि आपको एक मोबाइल की शॉप पे जाना है, आपको फ़ोन खरीदना है और आप यू डोंट जस्ट वॉक इन टू शॉप एंड पिक। आप ऐसे ही जाके कोई भी रैंडम फ़ोन तो पिक नहीं करोगे। आप 100 चीज़ों के बारे में सोचोगे। पहले आप देखोगे कि आपका बजट क्या है, फिर आप देखोगे कि आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है, फिर आप देखोगे आपका दोस्त कौन सा यूज़ कर रहा है, फिर आप देखोगे आपको फीचर कौन से चाहिए उस फ़ोन के, फिर आप रिव्यू चेक करोगे यूट्यूब पे जाके, फिर देखोगे उस पर कोई ऑफर तो नहीं चल रहा है, कोई डिस्काउंट तो नहीं है, फिर आप ट्रस्ट एंड पास्ट एक्सपीरियंस देखोगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस है पास्ट का, फिर जाके कहीं आप कुछ खरीदोगे, है ना। तो यही होता है कस्टमर का बाइंग बिहेवियर कि आप
खरीदने से पहले 100 चीज़ों के बारे में सोचते हो और ये 100 चीज़ें एक मार्केटिंग करने वाले को ध्यान में रखनी होती हैं। दिस प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, एनालिसिंग, कंपेयरिंग एंड फाइनली बाइंग, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कि ये कस्टमर का बाइंग बिहेवियर है। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर रेफर्स टू वे कि किस तरीके से हमारा कस्टमर थिंक कर रहा है, फील कर रहा है, चूज कर रहा है, बाय कर रहा है या यूज कर रहा है हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को। इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है। दैट द मोमेंट दे फील, उनको जब फील होता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ से लेके कि हमें ज़रूरत है, उसके बाद उसके ऑप्शंस को वो चूज़ करेंगे, सर्च करेंगे, फिर बाय करेंगे, फिर पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है कस्टमर के बाइंग बिहेवियर के ऊपर। सो व्हाई इज कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इंपॉर्टेंट फॉर, जो मार्केटिंग कर रहा है बंदा, उसके लिए क्यों कस्टमर के बिहेवियर को समझना ज़रूरी है। आपको इतनी तो पता चल ही गया होगा क्योंकि कस्टमर बहुत हमारा चूज़ी है। उसको भी पता है कि उसको क्या खरीदना है, क्या सही है, क्या गलत है। आजकल एक क्लिक में हमें पता चल जाता है। तो मार्केटर के लिए ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ कस्टमर ही मार्केट को कंट्रोल करता है। कंपनी कोई मार्केट को कंट्रोल नहीं करती। अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देगा ना, तो फिर वो प्रोडक्ट मार्केट में टिकेगा नहीं। तो आपको ये सोचना है कि कस्टमर का दिमाग किस तरफ दौड़ रहा है। उस तरीके से आपको कस्टमर के अकॉर्डिंग मार्केटिंग करनी है। मार्केटर को समझना पड़ेगा कि कस्टमर चाहता क्या है, बट दे व्हाई दे वांट, क्यों वो उनको वो चीज़ चाहिए, कब उनको वो चीज़ चाहिए, कितने पैसे पे करके उनको वो चीज़ चाहिए, कौन से फैक्टर्स उनको ये चीज़ को सिलेक्ट करने पे मजबूर कर सकते हैं। सभी चीज़ें ध्यान में रख के मार्केटिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट बिकेगा। क्योंकि एक प्रोडक्ट के जैसे 100 प्रोडक्ट मार्केट में है। आपका प्रोडक्ट ही कस्टमर क्यों चूज करेगा, यही तो मार्केटिंग है। तो यही मार्केटर को करना है। ओनली देन अ कंपनी कैन डिज़ाइन द करेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तभी तो हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं जब हम ये सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे, खुद को मार्केट में कैसे टिकाएंगे। सो हाउ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर शेप्स मार्केट, कैसे कस्टमर का जो बिहेवियर है बाइंग, वो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को शेप करता है। क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर डायरेक्टली डिसाइड करता है कि कंपनीज को एक्चुअल में करना क्या चाहिए। जैसा कस्टमर का बिहेवियर होगा, कंपनी उसी तरफ चलेगी क्योंकि कंपनी तो कस्टमर को एनालाइज करके अपना काम चला रही है। ठीक है ना। कस्टमर ही यहाँ पे भगवान है, देवता है, सब कुछ है। जैसा कस्टमर का बिहेवियर मूड होगा, उसी दिशा में कंपनी को मुड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी जो है वो डिपेंड करेगी कि कस्टमर की ज़रूरतें क्या हैं। जैसे कस्टमर की क्या लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, हैबिट्स हैं, लाइफस्टाइल है, एज है, प्रेफरेंस है, डिसाइड करेगी कि कंपनी को कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है। जैसे आपको यूथ है आज की, उसको चाहिए कि लेटेस्ट कैमरा फीचर्स होने चाहिए फ़ोन में। तो कंपनीज अपने हर फ़ोन में अपने कैमरास के फीचर्स को इन्हेंस कर रही हैं। जैसे हेल्थ कॉन्शियस कोई कस्टमर है तो वो क्या प्रेफर करेगा, मुझे ऑर्गेनिक फूड चाहिए, तो कंपनीज लॉन्च करेंगी ऑर्गेनिक ब्रांड। कोई बिजी पीपल है, उनको फास्ट सर्विसेज चाहिए, तो कंपनीज इंस्टेंट फूड का लेके आई, क्विक डिलीवरी एप्स लाई। यानी कि प्रॉब्लम्स को टारगेट करना है। ठीक है। तभी आप टिकोगे ना। कस्टमर को क्या चाहिए आपको वो देखना है। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अगर आप मार्केटर्स ये कस्टमर की ज़रूरतों को समझ पाएंगे तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल है। जब तक आपका प्रोडक्ट कस्टमर की दुखती रख पे पैर नहीं रख रहा ना, तब तक आपका प्रोडक्ट फ्लॉप है। जब आपको पता चल गया कि कस्टमर को चाहिए क्या, फिर आपका प्रोडक्ट हिट है मार्केट में। ठीक है। प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज डिपेंड करेंगी कस्टमर की एबिलिटी के ऊपर कि वो कितना पे करना चाहता है, कि आप स्ट्रेटेजी तभी प्राइस डिसाइड कर सकते हो। सभी कस्टमर सेम प्राइस पे नहीं कर सकते हैं। ये प्राइसिंग का डिसीजन डिपेंड करता है कस्टमर की इनकम, उनकी सेंसिटिविटी, परसीव वैल्यू कितनी है, मार्केट का क्या ट्रेंड है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है, वो बजट फ़ोन्स को प्रेफ़र करेगा। ठीक है। जिसकी प्राइसिंग कम होगी। और अगर कोई हाई इनकम कस्टमर है तो उसको लग्जरी चाहिए। ठीक है। तो इम्पैक्ट है, मार्केटर को डिज़ाइन करना पड़ेगा प्राइस बेस्ड ऑन द कस्टमर सेगमेंट कि आपका कस्टमर किस एज ग्रुप का है, कैसा है। आपको कस्टमर को अपने एनालाइज करना होगा। थर्ड, प्रमोशन स्ट्रेटेजी डिपेंड करेगी कि कैसे कस्टमर थिंक कर रहा है। प्रमोशन स्ट्रेटेजी डिपेंड ऑन, देखो हम 4 चीज़ें देख रहे हैं। कस्टमर का बिहेवियर, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की क्या 4 थे। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी देख ली, किस पे डिपेंड करेगी, कस्टमर की ज़रूरतों पे। प्राइस स्ट्रेटेजी, कस्टमर की एबिलिटी की वो कितना पे करेगा। प्लेस, प्रमोशन, थर्ड प्रमोशन है। प्रमोशन की स्ट्रेटेजी किस पे डिपेंड करेगी कि कस्टमर कैसे सोच रहा है। मार्केटर चूज एडवर्टाइजिंग मैसेजेस बेस्ड ऑन कि कस्टमर के इमोशंस क्या है, क्या कस्टमर की बिलीफ है, क्या उसका मोटिवेशन है, क्या उसकी साइकोलॉजी है। इमोशनल एड्स होंगी फैमिलीज के लिए, लाइक इंश्योरेंस हो गई, हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो गया, यहाँ इमोशनल एड चलेंगी। ट्रेंडी एड्स होंगी, वो यूथ के लिए होंगी, लाइक फैशन, गैजेट्स, यहाँ आप ट्रेंडी चीज़ों का यूज़ करोगे। अगर कोई लॉजिक बेनिफिट बेस्ड एड होंगी, ये प्रोफेशनल्स के लिए होंगी, लाइक लैपटॉप्स, टूल। इम्पैक्ट क्या होगा, प्रमोशन आपका ज़्यादा इफेक्टिव होगा जब आप कस्टमर की साइकोलॉजी को समझोगे कि किस के एज का कस्टमर किस तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, वही प्लेस वाली।
डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी डिपेंड करेगी कि आपकी वेयर कस्टमर शॉप, यानी कि कस्टमर कहाँ से शॉपिंग करता है। मार्केटिंग डिसाइड्स प्लेस बेस्ड ऑन द कस्टमर शॉपिंग बिहेवियर, कि कस्टमर किस तरह से शॉपिंग करता है। क्या कस्टमर ऑनलाइन प्रेफर कर रहा है, या कस्टमर रिटेल शॉप पे जाना प्रेफर कर रहा है, क्या वो बल्क में चीज़ें लेना प्रेफर कर रहा है, या उसको कन्वीनियंस शॉप से बाय करना ईजी लगता है। तो एग्जांपल है, जैसे मिलेनियल्स है वो ऑनलाइन प्रेफर करते हैं, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट हो गए। और जो एल्डर लोग हैं वो प्रेफर करते हैं हमने दुकान पे जाके चीज़ खरीदनी है, लाइक फार्मेसी, रिटेल स्टोर। इम्पैक्ट क्या है, मार्केटर्स को उसी अकॉर्डिंग करेक्ट चैनल को सिलेक्ट करना होगा टू रीच द टारगेट ऑडियंस, ताकि वो अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच पाए। फिफ्थ आता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। चारों हो गए। अब आती है बारी पैकेजिंग की। पैकेजिंग और डिज़ाइन की जो स्ट्रेटेजी होगी ये भी डिपेंड करेगी कस्टमर की परसेप्शन के ऊपर, कि कस्टमर का क्या नज़रिया है। कुछ लोग किसी चीज़ को नेगेटिव लेके चलते हैं, तो कुछ उसी को पॉजिटिव लेके चलते हैं। अगर मॉडर्न कंज्यूमर देखे तो वो जज करेगा प्रोडक्ट को फ्रॉम देयर पैकिंग। जितनी आपकी पैकिंग अट्रैक्टिव होगी, सेफ होगी, इको फ्रेंडली होगी, उतना उनका बाइंग का डिसीजन बनेगा। इको फ्रेंडली पैकिंग फॉर हेल्थ कॉन्शियस अगर कोई कस्टमर है तो वो देखेगा इको फ्रेंडली पैकिंग है, वो ले लेगा। और अगर कोई प्रीमियम पैकेजिंग करोगे तो लग्जरी सेगमेंट में आ जाएगी। पैकेजिंग भी एक मार्केटिंग का कहीं ना कहीं टूल है। आज की जो यूथ है वो पैकेजिंग के ऊपर ही कहते हैं ना, बनावट पे जाते हैं, है ना। तो वही है। उसके बाद सिक्स क्या है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर गाइड्स न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जैसे कस्टमर का बिहेवियर होगा ये मार्केटर्स को गाइड करेगा कि क्या आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है। जैसे कि कंपनीज ट्रैक करती हैं कस्टमर के फीडबैक को, उनका बिहेवियर देखते हैं और उस अकॉर्डिंग नई नई इनोवेशंस करती हैं। जैसे कि अगर डाइट स्नैक्स की डिमांड बढ़ रही है तो आप लो कैलोरीज प्रोडक्ट लॉन्च करोगे। अगर वर्क फ्रॉम होम कल्चर की डिमांड बढ़ रही है तो आप इकोनॉमिक फर्नीचर लॉन्च करोगे। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ रही है तो कंपनीज ने ईवीज को इनोवेट किया है। तो कस्टमर का बिहेवियर डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा, जिसकी डिमांड होगी उसी को लॉन्च किया जाएगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद है मार्केट सेगमेंटेशन, डिपेंड करते हैं कस्टमर के डिफरेंसेस के ऊपर। कंपनीज है ना वो डिवाइड कर देती है कस्टमर्स को इन अ ग्रुप बेस्ड उनकी उनकी एज क्या है, इनकम क्या है, जेंडर क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, लोकेशन क्या है। हर ग्रुप का यूनिक बिहेवियर होता है। बच्चे हैं उनको चॉकलेट टॉयज चाहिए, कोई टीनेजर है उसको फैशन चाहिए, अडल्ट है उसको घर चाहिए, सीनियर सिटीजन है उनको हेल्थ केयर के प्रोडक्ट चाहिए। तो उसी अकॉर्डिंग मार्केटिंग करना, आप सेगमेंट में डिवाइड कर दो अपने कस्टमर्स को और उसी अकॉर्डिंग देखो कि क्या स्ट्रेटेजीज अप्लाई हो सकती हैं। उसके बाद कस्टमर की कितनी लॉयलिटी है ये भी देखना है, ये भी उनके बिहेवियर को समझने में ही आता है कि कौन सा कस्टमर लॉयल है। रिलेशनशिप की स्ट्रेटेजीज तभी बन सकती है ना, डिपेंड करेगा कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस हेल्प कंपनी को, मतलब हेल्प करती है कंपनीज को बिल्ड करने में। अगर कोई अंडरस्टैंडिंग कस्टमर होगा तो वो आपकी हेल्प करेगा लॉयल्टी प्रोग्राम्स को बिल्ड करने में, रिवॉर्ड्स पॉइंट में, पर्सनलाइज ऑफर करने में, मेंबरशिप बेनिफिट देने में। जैसे कि एग्जांपल दी गई है अमेजोन प्राइम की, स्टारबक्स रिवॉर्ड्स देता है, जोमेटो प्रो है। तो अगर आपका कस्टमर आपके साथ लॉयल है तो वो आपको, मतलब आपके साथ ही रहेगा। आप जितनी मर्जी हाई पोजीशन पे चले जाओ, आपका कस्टमर जितनी हायर लॉयलिटी होगी उतनी हायर रिपीट सेल होगी, क्योंकि कस्टमर लॉयल है कि मैंने इसी बंदे से दोबारा शॉपिंग करनी है, मैंने और कहीं नहीं जाना। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कस्टमर के परचेज के डिसीजन को? ये फैक्टर्स होते हैं कल्चर के अकॉर्डिंग हम कुछ चीज़ें बाय करते हैं, इसी की वजह से हमें अपना परचेजिंग डिसीजन चेंज करना पड़ता है। सोशल फैक्टर की सोसाइटी के बारे में देखते हैं, हमारे पर्सनल फैक्टर क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है। तो यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है कल्चर फैक्टर्स, लाइक आपका लाइफस्टाइल, बिलीफ, चॉइस, बिहेवियर क्या है। कंपोनेंट्स इसमें दिए गए हैं कल्चर, जैसे आपका जनरल बिलीफ, आपकी वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशन क्या है। इंडियन कल्चर प्रेफर करता है गोल्ड को, वेस्टर्न कल्चर प्रेफर करता है फास्ट फूड को। कल्चर क्या है, ठीक है। सेकंड सब कल्चर, जैसे आपका रिलीजन, रीजन, कास्ट, लैंग्वेज ग्रुप में आगे कि साउथ इंडियंस प्रेफर करते हैं राइस बेस्ड और नॉर्थ इंडियन प्रेफर करते हैं व्हीट प्रोडक्ट्स को। थर्ड आपका सोशल क्लास क्या है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है। उसके बाद सोशल फैक्टर्स क्या है। सोशल फैक्टर कैसे आपके बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। जो आपके लोग आसपास हैं वो आपके बाइंग बिहेवियर को बहुत असर डालते हैं कि यार ये मेरे बारे में कैसे सोचेगा अगर मैं ये चीज़ पहनूंगी। मतलब आपके आजू बाजू का माहौल कैसा है, सोशल फैक्टर कैसे हैं, फैमिली कैसे हैं, ओपिनियन कैसा है, आपकी बाइंग को वो चीज़ अफेक्ट करेगी डेफिनेटली। फ्रेंड्स और रेफरेंस ग्रुप्स क्या हैं, सोशल रोल और स्टेटस क्या है आपका। ये सारी चीज़ें आपके पहनावे को, सोशल फैक्टर को कहीं ना कहीं अफेक्ट डालता है। थर्ड है आपका पर्सनल फैक्टर। ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी एज क्या है,
इसके अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग आपकी ज़रूरतें अलग अलग होंगी। किड्स, यूथ, ऑक्यूपेशन क्या है, वर्क टाइप शेप परचेज होती है, जैसे कि इंजीनियर है तो उसको लैपटॉप और गैजेट चाहिए, और अगर कोई टीचर है तो उसको बुक्स और स्टेशनरी चाहिए। काम क्या है आपका, उसके बेस पे आप लोग शॉपिंग्स करते हो। इनकम क्या है, जितनी इनकम उतने खर्चे ज़्यादा हैं। लाइफस्टाइल कैसा है, एक्टिविटी, इंटरेस्ट, हॉबीज़ क्या है। तो ये बेसिक से फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो आपको कहीं ना कहीं असर डालेंगे कि आप क्या बाय करोगे। आपका करियर क्या है, आपकी चॉइसेस क्या है, उसके बेस पे ही आप बाय करोगे ना। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से हैं? द माइंड प्लेज अ बिग रोल इन बाइंग, क्योंकि आपका दिमाग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप साइकोलॉजिकल कहते हैं ना, साइकोलॉजी समझो सामने वाले की, कि सामने वाला सम बोल क्या रहा है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आपका दिमाग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि आपको क्या खरीदना है। आपकी मोटिवेशन, इनर, आपको ड्राइव किस चीज़ की है, किस चीज़ की भूख है, सेफ्टी, स्टेटस, क्या चाहिए आपको, कार चाहिए, ब्रांडेड क्लोथ चाहिए, क्या चाहिए, आपका नजरिया क्या है शॉपिंग करने को लेकर। आपका दिमाग यहाँ खेल रहा है आपके साथ। साइकोलॉजी फैक्टर है ये, ठीक है। आपकी लर्निंग्स क्या है, पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे आप जल्दी शॉपिंग नहीं करोगे। अगर अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप ज़्यादा करोगे, ठीक है। एटीट्यूड और आपका बिलीव क्या है, हायर बाइंग पे बिलीव करते हो या लोअर बाइंग पे। तो हाउ दीज फैक्टर्स, अब ये फैक्टर्स कस्टमर को इम्पैक्ट करते हैं। अब ये मार्केटर को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, मार्केट, हाउ दीज फैक्टर्स इम्पैक्ट मार्केटर्स। अब ये फैक्टर्स मार्केटर्स को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। अभी हमने देखा कस्टमर के बिहेवियर को कैसे इम्पैक्ट कर रहे थे, अब मार्केटर्स को कैसे इम्पैक्ट करेंगे। मार्केटर्स को समझना होगा इन फैक्टर्स को, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को और बेटर बना सके, करेक्ट एडवर्टाइजिंग के मैसेजेस को डिजाइन कर सके, प्रॉपर प्राइसिंग को चूज कर सके। और इसी के साथ ये क्वेश्चन गाइज यहीं पे कंक्लूड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को इतना क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या होता है, कौन से फैक्टर्स जो हैं कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए कितनी बार रिपीट है, तो ध्यान से सुनिएगा। अब इसके डिटर्मिनेंट्स क्या है, डिटर्मिनेंट्स क्या है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के। डिटर्मिनेंट्स मेन एलिमेंट होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं या शेप करते हैं कस्टमर के बिहेवियर को। डिटर्मिनेंट क्लोजली फैक्टर से रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड टू द फैक्टर। जो हमने ये वाले फैक्टर्स डिस्कस किए इनसे रिलेटेड होते हैं पर थोड़े अलग होते हैं। मेजर डिटर्मिनेंट जैसे कि इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स, लाइक उस इंसान की इनकम क्या है, प्राइस क्या है प्रोडक्ट का, उसकी सेविंग्स या क्रेडिट फैसिलिटी कितनी है। तो प्राइस जितना किसी चीज़ का बढ़ेगा, डिमांड उतनी कम होती जाएगी। दिस वन इज द फर्स्ट डिटर्मिनेंट विच इज इकोनॉमिक, कि इकोनॉमिक क्या चल रहा है, प्राइस क्या है। सेकंड है साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, यानी कि मोटिवेशन, परसेप्शन क्या है, उसका नजरिया क्या है, क्या उसका एटीट्यूड है, क्या लर्निंग है। अगर किसी ब्रांड की इमेज पॉजिटिव है तो उसकी परचेज इंक्रीज होगी। बट यही अगर हमारा परसेप्शन है, नजरिया है कि यार जो बड़ी बड़ी दुकानदारें हैं ना ये तो ठगते हैं, है ना, कोई छोटी दुकान से चीज़ खरीदेंगे तो उसकी चीज़ अच्छी निकलेगी और रेट भी सही होगा। तो हमारा परसेप्शन क्या बना हुआ है, पॉजिटिव इमेज है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। थर्ड, सोशल डिटर्मिनेंट्स। सोशल यानी कि फैमिली, फ्रेंड्स, रेफरेंस ग्रुप, सोशल स्टेटस। अगर पीयर प्रेशर होगा, जैसे कि फैमिली प्रेशर लगा लो, तो कहीं ना कहीं फैशन की चॉइसेस उसी अकॉर्डिंग हमारी असर डलेंगी। हमें होगा कि यार फैमिली गैदरिंग है तो हम इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकते, हमें इस तरह की शॉपिंग नहीं करनी। तो सोशल फैक्टर भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फोर्थ वन इज कल्चर। कल्चर क्या है, सब कल्चर क्या है, सोशल क्लास क्या है, ट्रेडिशनल वैल्यूज कहीं ना कहीं आपकी चॉइसेस को अफेक्ट करती हैं। फिफ्थ, पर्सनल एज क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, किस तरह का आपका काम है, क्या लाइफस्टाइल है, क्या पर्सनैलिटी है। सो यंग कस्टमर्स प्रेफर करेंगे ट्रेंडी प्रोडक्ट्स को अकॉर्डिंग टू एज वगैरह, आप लोग देख सकते हैं। तो ये कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं, फैक्टर से मिलते जुलते हैं, पर आप इसको सेपरेट भी लेके चल सकते हो। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, विच इज़ डिमांड फोरकास्टिंग। तो डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, इसकी वेरियस टेक्निक्स बतानी है कि क्या टेक्निक्स है, और क्वांटिटेटिव के बारे में बताना है। तो टेक्निक्स के अंदर ही दोनों आ जाएंगी। 2024 और 2023 पिछले दोनों सालों से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। डिमांड फोरकास्टिंग क्या होती है कि आप फ्यूचर में जो भी प्रोडक्ट को लेके डिमांड होगी उसका एडवांस में एस्टिमेट, तुक्का लगा रहे हो कि फ्यूचर में मेरे प्रोडक्ट की ये डिमांड हो सकती है, ठीक है। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर क्या डिमांड होगी, आप पास्ट डाटा को एनालाइज करके फ्यूचर की डिमांड का प्रिडिक्शन निकाल रहे हो, दैट इज अ डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं कि कितना हमारा प्रोडक्ट जो है कस्टमर आने वाले टाइम में फ्यूचर में बाय करेगा। डिमांड फोरकास्टिंग हेल्प करती है बिजनेसेस की कि वो प्रोडक्शन को प्लान कर पाए, क्योंकि जब हमें प्रिडिक्शन होगा कि हाँ इतना प्रोडक्ट हमारा कस्टमर कंज्यूम करेगा, तो उसी अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट को बनाएंगे, उसी अकॉर्डिंग हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, फिर उसी हिसाब से अपने प्राइस को फिक्स करेंगे, मार्केटिंग की एक्टिविटीज को प्लान करेंगे, और ओवर प्रोडक्शन या किसी भी तरह की शॉर्टेज को हम अवॉइड कर पाएंगे।
डेफिनेशन क्या है? डिमांड फोरकास्टिंग एक एस्टिमेट होता है कि फ्यूचर में प्रोडक्ट की ये डिमांड हो सकती है। इंपॉर्टेंस क्या है? अगर हम डिमांड फोरकास्ट करते चलते हैं तो हम प्रोडक्शन की प्लानिंग में हेल्प करते हैं, हम स्टॉक को कंट्रोल कर पाएंगे, मैन पावर को अच्छे से प्लान कर पाएंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे और बिजनेस के जो रिस्क है या अनसर्टेनिटी है उसको कहीं ना कहीं कम कर पाएंगे। अब टेक्निक्स क्या होती हैं? मार्केटिंग डिमांड फोरकास्टिंग की टेक्निक्स को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव टेक्निक, सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव होती है जो क्वालिटी यानी कि सर्वे के ऊपर बेस्ड होती है, और क्वांटिटी जो हम डाटा को अनालाइज करते हैं, स्टैटिकल जो हम पास्ट ईयर डाटा को, अकाउंट्स को, रिकॉर्ड्स को चेक करके अनालाइज करके करते हैं, विच इज दैट। तो पहले बात करते हैं क्वालिटेटिव टेक्निक्स फॉर डिमांड फोरकास्टिंग। ये मेथड जो है ये ओपिनियन, एक्सपीरियंस और जजमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। इसमें हम पास्ट ईयर डाटा को चेक नहीं करते हैं। दे आर नॉट यूजफुल जब हम दे आर यूजफुल ये कब यूजफुल होते हैं? जब हमारे पास पास्ट का डाटा यानी कि प्रीवियस ईयर की सेल्स रिकॉर्ड बुक्स में अवेलेबल नहीं होती है, तब ये टेक्निक बहुत हेल्पफुल होती है। तब इस मेथड का हम यूज़ करते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ ओपिनियन एक्सपीरियंस। इसमें हम क्या करते हैं? सर्वे करते हैं, सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। अंडर दिस मेथड कस्टमर्स आर डायरेक्टली आस्क कि क्या उनके फ्यूचर के परचेज प्लान्स है। एग्जांपल, एक कंपनी कंडक्ट कर रही है एक सर्वे, कस्टमर से पूछ रही है कि हाउ मैनी यूनिट्स दे प्लान टू बाय नेक्स्ट ईयर, कि कितने यूनिट्स आप अगले साल बाय करने के बारे में सोच रहे हो। तो ये नए प्रोडक्ट के लिए बहुत यूजफुल माना जाता है। सेकेंड, सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड, यानी कि सेल पर्सन एस्टिमेट करते हैं, जो सेल्समैन होती है वो एस्टिमेट लगाते हैं कि फ्यूचर में क्या डिमांड हो सकती है अकॉर्डिंग टू उनके एक्सपीरियंस, क्योंकि वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं रिस्पेक्टिव एरिया के सेल्स। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के लिए सुटेबल होती है। थर्ड, एक्सपर्ट का ओपिनियन लेते हैं। एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट अपने ओपिनियन देते हैं कि फ्यूचर में क्या डिमांड हो सकती है, जैसे कि इकोनॉमिक्स होते हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में ये डिमांड होगी ऑटोमोबाइल्स की। फोर्थ है डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड में क्या है? ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, बहुत सारा ग्रुप मिलके, मतलब एक्सपर्ट्स का ग्रुप होगा, वो एनोनिमसली फोरकास्ट करेगा कि सेवरल राउंड्स होंगे। ठीक है, अंटिल अ कॉमन, जब उनके सेवरल राउंड्स वो प्ले करेगा, जब तक एक कॉमन ओपिनियन पे वो लोग नहीं पहुंच जाते। फोरकास्ट डिमांड फॉर न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के लिए वो यहाँ पे फोरकास्ट करते हैं। फिफ्थ, मार्केट टेस्ट मेथड। प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा एक छोटी मार्केट में, फुल स्केल पे लॉन्च नहीं किया जाएगा। जैसे कि आजकल हम देखते ही हैं हर चीज़ का एक ट्रायल वर्जन होता है, कुछ लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए तो न्यू सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च की सिर्फ एक सिटी में ट्रायल लेने के लिए, मार्केट में टेस्ट करके देखते हैं। तो ये तो हो गया क्वालिटेटिव। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होता है? ये आपके पास्ट न्यूमेरिकल डाटा पे बेस्ड होता है। इसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। ये ज़्यादा मेथड साइंटिफिक और एक्यूरेट होता है क्योंकि ये हमारी ही कंपनी के पास डाटा पे बेस्ड होता है। तो क्वांटिटेटिव मेथड क्या है डिमांड फोरकास्टिंग का? टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस में हम स्टडी करते हैं अपने पास्ट डिमांड डाटा को ओवर द टाइम और फ्यूचर की डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि जो पास्ट का ट्रेंड है वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा। तो टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स हैं लाइक ट्रेंड को एनालाइज करना, सीजन वेरिएशन देखना कि सीजनल क्या है, साइक्लिकल वेरिएशन कौन सी है और इरेगुलर वेरिएशंस कौन सी हैं। तो हम पास्ट ईयर के सेल के डाटा को देखेंगे, उसका यूज़ करके नेक्स्ट ईयर्स की सेल्स को प्रिडिक्ट करेंगे। सेकंड, ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड करेंगे। अंडर दिस मेथड ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाता है पास्ट सेल डाटा को यूज़ करके फ्यूचर की डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए। अगर सेल हर साल 10% बढ़ रही है तो सेम ट्रेंड को प्रोजेक्ट किया जाएगा फ्यूचर ईयर्स के लिए। थर्ड वन, मूविंग एवरेज मेथड। इस मेथड के अंदर एवरेज पास्ट सेल्स फॉर अ फ्यू पीरियड्स इज कैलकुलेटेड, मतलब पास्ट सेल्स का एवरेज निकाला जाता है फ्यू पीरियड्स का फ्यूचर की डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए। जैसे कि एवरेज ऑफ सेल्स ऑफ लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स का एवरेज निकाल के उसका यूज़ करेंगे नेक्स्ट ईयर्स की फ्यूचर डिमांड को प्रिडिक्ट करने के लिए। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन के लिए काफ़ी स्मूथ होता है। ठीक है, फोर्थ, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। ये मेथड का यूज़ कब होता है? गिव्स मोर वेट टू रिसेंट डाटा। ये जो मेथड है ये ज़्यादा वेट प्रोवाइड करता है जो रिसेंट डाटा होता है, और लेस वेट जो पुराना डाटा होता है ना उसको थोड़ा लेस वेट देता है। यानी कि एग्जांपल जैसे कि रीसेंट सेल की फिगर्स है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है फोरकास्टिंग के लिए। जैसे कि अभी हम लोग क्वेश्चन पेपर ही अनालाइज करते हैं, प्रीवियस 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को हम लोग ज़्यादा वैल्यू देते हैं ऑन द बेस ऑफ लास्ट 5 ईयर। प्रीवियस 3 ईयर्स की ज़्यादा डिमांड है कि प्रीवियस 3 ईयर के पेपर लाओ, प्रीवियस 5 ईयर्स का डाटा बहुत कम माना जाता है। तो रीसेंट सेल फिगर को वैसे ही ये ज़्यादा कंसीडर करता है। फिफ्थ वन इज रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस स्टडी करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स लाइक प्राइस, इनकम, एडवर्टाइजिंग। इसमें हम डिमांड एस्टिमेट करते हैं बेस्ड ऑन द कि कितना प्राइस चेंज हो रहा है। ये लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। इकोनोमेट्रिक मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल, ये मल्टीपल वेरिएबल्स में यूज होता है डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए। फोरकास्टिंग
कार डिमांड बेस्ड ऑन द इनकम, क्या फ्यूल का प्राइस है, क्या इंटरेस्ट का रेट है, इसके बेस पे हम लोग डिमांड फोरकास्ट करेंगे। इकोनोमेट्रिक मॉडल्स को देख के, मल्टीपल वेरिएबल्स को ध्यान में रख के, अगर हम कार की डिमांड ध्यान में रख रहे हैं कि कार की फ्यूचर डिमांड क्या होगी, तो हम लोगों की इनकम, पेट्रोल का भाव देख के, क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि मोस्टली लोग ईएमआई वगैरह लोन लेके कार्स लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें मल्टीपल वेरिएबल्स को ध्यान में रखना होगा। इकोनोमेट्रिक मॉडल, ठीक है, ये काफी थोड़ा कम्प्लेक्स होता है बट ये भी एक्यूरेट होता है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग यहाँ पे बेसिक्स है, इसका डिफरेंस है, 3-4 पॉइंट्स ही आप लोग इसको बता सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। आफ्टर दैट इस क्वेश्चन किया जाती है कंक्लूजन। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। यूनिट 2 की वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, विच इज़ अ 15 मिनट वीडियो। इसको भी एक बार देख लीजिएगा। ये नहीं है कि मैंने इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चन करवाया वही देखे, आपको वो भी देखने हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन के बेस पे हम नहीं जा सकते। यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 का क्वेश्चन है व्हाट इज अ प्रोडक्ट, इसके डिफरेंट वेज बताने हैं। ये क्वेश्चन 2024 और 2022 में आया था, जो कि यूनिट 3 की यहाँ पे वीडियो है 41 मिनट की, इसके अंदर कवर्ड है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, प्रोडक्ट की प्लानिंग, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कौन सा प्रोडक्ट के स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ये भी क्वेश्चन 2023 और 22 में आया था और ये भी कवर है। उसके बाद प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल की मैच्योरिटी स्टेज के बारे में बताना है, 2024 और 2022 में आया था, ये इस वीडियो में भी कवर है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में नहीं देखना है या अगर आपको समझ नहीं आए, वैसे तो आ जाएगा, 90% चांसेस है, फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप लोग ना एक बार बीकॉम 4th सेम की, मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो डाली है वो वाली मार्केटिंग मैनेजमेंट की, बीकॉम 3rd सेम की है मैंने, मार्केटिंग मैनेजमेंट करके डाली है। आप लोग एक बार उस वीडियो को गो थ्रू जरूर करिएगा, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट सेम है आपका, थोड़ा सिलेबस ऊपर नीचे है पर है, ठीक है। यूनिट 2 का एक क्वेश्चन भी मैंने आपको उन्हीं की क्लास की वीडियो से करवाया है, यूनिट 1 का क्वेश्चन भी करवाया है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वाला क्वेश्चन भी उनकी वीडियो में है, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियोस अगर डिटेल में कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में काफ़ी डिटेल में कंसेप्ट की क्लैरिटी है, ठीक है। बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 का जो एक क्वेश्चन है प्राइसिंग, ठीक है, प्राइसिंग के डिस्कस वेरियस प्राइसिंग पॉलिसीज क्या हैं, ये सारा क्वेश्चन यूनिट 4 की वीडियो में कवर अप है। पर उस वीडियो में एक चीज कवर नहीं है, वो है कौन से वेरियस फैक्टर्स हैं जो प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स जो असर डालते हैं हमारी प्राइसिंग पे, ये टॉपिक नहीं है उसमें। तो ये टॉपिक मैं अभी आपको समझाऊंगी, बाकी का क्वेश्चन लास्ट ईयर वाली वीडियोस में से आपको देखना है। अब पहले प्राइसिंग का मतलब क्या है कि आपको किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस डिसाइड करना है, वो अमाउंट ऑफ मनी जिसको कस्टमर हंसी खुशी पे करने को राजी हो जाए। राइट प्राइस को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा कि आपकी सेल्स कितनी होगी। अगर आप ज़्यादा ही प्राइस चार्ज कर दोगे तो सेल्स कम हो जाएगी, प्रॉफिट कितनी होंगी, मार्केट शेयर, कस्टमर कितना सेटिस्फाई होगा, ठीक है। मैनी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स असर डालते हैं प्राइसिंग के डिसीजंस के ऊपर। तो हमें कुछ फैक्टर्स बताने हैं जो प्राइसिंग के ऊपर असर डालते हैं कि प्राइस कम होगा या ज़्यादा होगा। तो द फैक्टर इन्फ्लुएंस प्राइसिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू मेन 2 ग्रुप्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज इंटरनल फैक्टर, सेकंड वन इज एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग क्या है? इंटरनल फैक्टर यानी कि टूल्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, जिनको आप कंट्रोल कर सकती हो, फर्म कंट्रोल कर सकती है। जैसे कि किसी प्रोडक्ट को तैयार करने की कॉस्ट कितनी आई है, कॉस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आपकी कॉस्ट ही ज़्यादा आएगी तो आप मार्केट में बेचते वक्त तो उसका प्राइस ज़्यादा रखोगे ही ना। तो कॉस्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस डिसाइड करने में। रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, लेबर की कॉस्ट कितनी है, फैक्ट्री खर्चे कितने हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, ठीक है। कंपनी इन सभी कॉस्ट को रिकवर करना चाहती है जब वो किसी प्रोडक्ट को सेल करती है, और इसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमाना चाहती है। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट ही ज़्यादा आएगी तो डेफिनेटली प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस हाई होगा, तो फिर सेल कम हो जाएगी। सबसे पहला फैक्टर जो हमारे प्राइस को डिसाइड करने में रोड़े का काम करता है, कह सकते हो, जो अड़चन बन जाता है, कॉस्ट, ठीक है। सेकंड है फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव है। प्राइस डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है किसी बिजनेस का। कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, सेल्स बढ़ानी है, मार्केट को पेनिट्रेट करना है, सर्वाइव ही करना है। अगर एक कंपनी न्यू है तो वो कम प्राइजेस को चार्ज करेगी, क्योंकि उसको नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स है, प्रोडक्ट के अंदर क्या ऐसे फीचर्स हैं कि कस्टमर पे कर सकता है, क्वालिटी है, डिजाइन है, ब्रांड नेम है, पैकेजिंग है। ब्रांडेड प्रोडक्ट लाइक नाइक, उनके प्राइसेस हाई होते हैं। फोर्थ वन इज मार्केटिंग मिक्स। प्राइस क्लोजली रिलेटेड होता है अदर एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, जैसे कि हाई प्रमोशन हायर प्राइस, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन तो एडेड कॉस्ट होगा। एग्जांपल जैसे हैवी एडवर्टाइजिंग होगी तो उससे, अगर जब किसी प्रोडक्ट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट होगी, लाखों करोड़ों का खर्चा सिर्फ ऐड चलाने के लिए हो जाएगा, तो प्रोडक्ट का प्राइस तो बढ़ेगा ही ना। ईच प्रोडक्ट में उस एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट को थोड़ा बहुत तो ऐड किया ही जाएगा। उसके बाद स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्राइस
प्राइस चेंज होता है प्रोडक्ट की डिफरेंट स्टेजेस में। अगर कोई न्यू प्रोडक्ट है, अभी इंट्रोडक्शन स्टेज में है, तो उस प्रोडक्ट का प्राइस लो हो सकता है, हाई भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो यूनिक है तो हाई होगा। अगर सिमिलर सा प्रोडक्ट है तो आपको इंट्रोडक्शन स्टेज में उसको कम रखना होगा, ग्रोथ में आप उसको कॉम्पिटिटिव प्राइस में रखोगे। अगर वो मेच्योरिटी स्टेज में आ गया तो आप उसके प्राइस के साथ कुछ डिस्काउंट दोगे, और डिक्लाइनिंग स्टेज है तो आपको प्राइस कम ही रखना पड़ेगा। जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट आता है तो शुरू शुरू में वो काफ़ी महंगा होता है, पर जैसे जैसे वो कॉमन होता जाता है, सबके पास होता है, वो थोड़ा थोड़ा प्राइस उसका घटने लग जाता है। ये तो सारे हो गए इंटरनल फैक्टर जो प्राइसिंग को इफेक्ट करती है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल, कंपनी के बाहरी फैक्टर्स। ठीक है, अभी तक तो सारे इंटरनल फैक्टर्स थे, अब आते हैं एक्सटर्नल, जैसे कि प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। डिमांड प्राइस को डिसाइड करने में बड़ा रोल प्ले करती है कि डिमांड क्या है उस प्रोडक्ट की। हाई डिमांड हाई प्राइस, लो डिमांड तो लो प्राइस। फेस्टिवल होंगे तो प्राइस बढ़ जाएगा। कंपटीशन कितना है मार्केट में उस प्रोडक्ट को लेके, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्राइस को डिसाइड करने में। कस्टमर का बिहेवियर कैसा है किसी भी चीज़ को बाय करने के लिए, बाइंग बिहेवियर क्या है, इसके बेस पे भी प्राइस पे असर डलेगा कि आप प्राइस क्या डिसाइड करोगे। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या लीगल फैक्टर्स हैं आपके प्रोडक्ट को लेके, ये भी प्राइस के फैक्टर को इन्फ्लुएंस करेंगे। इकोनॉमी की कंडीशन क्या चल रही है, महंगाई है, गरीबी है, क्या चल रहा है, क्या इनकम का लेवल है, इसी के बेस पे भी प्राइस डिसाइड करने में दिक्कत फैक्टर पे असर डालेगी। उसके बाद चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लॉन्गर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट और प्राइस को इंक्रीज कर देती हैं। जैसे कि मिडल मैन हो गया, मोर जितने ज़्यादा मिडल मैन होंगे उतना प्राइस बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसके बाद सोशल और एथिकल कंसिडरेशन क्या है, कंपनीज प्राइजेस को रीजनेबल रखती हैं फॉर सोशल वेलफेयर, जैसे कि लो प्राइस एसेंशियल गुड्स के लिए फॉर पुअर कस्टमर्स। सोशल और एसेंशियल कंसिडरेशन, एथिकल कंसिडरेशन क्या है, ये भी बहुत मायने रखती है। तो इसी के साथ क्वेश्चन की आ जाती है कंक्लूजन, जो आप लोग रीड कर सकते हैं। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, प्रमोशनल स्ट्रेटजीज क्या है, इसके रिलेटिव 4 कंपोनेंट्स बताने हैं प्रमोशन मिक्स के, एडवर्टाइजिंग, सेल, प्रमोशन, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग। तो ये क्वेश्चन यूनिट 4 की वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी पिछले साल हमने अपलोड कर दी थी। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको कुछ भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग हमें बता सकते हैं, बाकी हमारी तरफ से पूरी क्लैरिटी है। कुछ भी अगर आपको डाउट्स हैं तो आपको मैंने अपनी इंस्टा आईडी स्क्रीन पे बता दी है कि इंस्टा आईडी का लिंक आपको हमारी प्रोफाइल पे मिल जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग हमें वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।